बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के टॉपिक में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में समझेंगे कि उन्हें किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये जानेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केमिकली है, वो केमिकली फाउंडेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकली फाउंडेड हैं, यानी कि केमिकल से मिलकर बने हुए हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं और ये 70 to 90% वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। 70 to 90%, ठीक है। 70 से 90% प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है। और फिर वाटर के साथ साथ इसमें और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास कहलाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं इसमें, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, ठीक है, और दूसरे आयंस वगैरह हैं, वो इसके पास मौजूद होते हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग पार्ट इसको हम कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स भी शामिल होते हैं, साइटोप्लाज्म भी शामिल होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ये सेल का लिविंग पार्ट होता है। अब जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे बने उनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल बताया गया है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एटम। अब एटम क्या है? एटम हम लोग पढ़ते आते हैं छोटी क्लासों में। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो एटम इन्होंने मेंशन किया है वो ऑक्सीजन किया है। अब एटम से पहले भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, एटम को अगर हम डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तो फिर एटम भी मज़ीद 3 हिस्सों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो हमारी जो शुरुआत है, जो बेसिक है हमारी, दरअसल वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तमाम के तमाम मैटर हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मैटर, ठीक है ना। एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी मैटर हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने हैं? वो एलिमेंट्स से मिलकर बने। और जो एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एटम हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो हमारी शुरुआत है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से होती है। और उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग मैटर हैं। और जो मैटर है इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी कि ऑल मैटर्स, ठीक है, जो होते हैं वो क्या होते हैं? विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेसेस, यानी कि जो वज़न रखते हों और जगह घेरते हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास मैटर कहलाते हैं। तो अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम मैटर हैं। और जो मैटर होगा उसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? वो एटम से होगी, ठीक है, यानी कि एलिमेंट से होगी। एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। एटम का नाम का मतलब है ए मीन्स नॉट, टॉ मीन्स कटेबल, यानी कि जो आगे कटेबल नहीं है, जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि एटम का जो नाम है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आगे इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बनेगा एटम, ठीक है। एटम से हमारी शुरुआत होगी। अब हमारे पास जो है वो मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, हमारे पास नेचर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जिनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 16 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो बायो एलिमेंट्स जो हैं
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, वाइटल होते हैं, ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारी हमारी बॉडी में चीज़ें करते हैं, मतलब बनाने का काम करते हैं और हीलिंग का प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ इनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम और फास्फोरस है। ये वो होते हैं जिन्हें हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। बेसिक एलिमेंट्स यानी कि ये बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये सल्फ़र है, सॉरी, ये एस जो है वो सल्फ़र है। ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो बुनियादी एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एटम लेवल से हम चले जाते हैं मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर। अब मॉलिक्यूल ये भी आप जानते हैं कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, डाई ऑक्साइड, ठीक है। डाई का मतलब होता है टू, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो इस तरह O2 की फॉर्म में होती है। जब आपके पास एटम्स मिलेंगे तो एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जो बुक है ना, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स फाउंड होते हैं जब वो बाइंडिंग करते हैं एटम्स की, ठीक है। यानी कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं, बाइंडिंग करते हैं, तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और फिर क्या बना लेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होना है कि जो आपके पास एटम्स हैं वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं इनके पास वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। और हर बायोमॉलिक्यूल जो है वो अपनी मिसाल आप होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, तमाम चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं, अलग होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी होती है और कम्प्लेक्सिटी भी होती है। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे ग्लूकोज है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये सब के सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये यूनिट्स हैं। यूनिट का मतलब है इकाई, जो आपस में मिलेंगे और मिलकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। फिर जब अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे प्रोटीन्स, और फैटी एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे लिपिड्स। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनते हैं। अब जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो फिर ये आगे जाकर क्या करते हैं? ऑर्गेनल्स वगैरह को बनाते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोमॉलिक्यूल्स पीछे हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो यूनिट्स होते हैं जो मिलकर उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ये एक साथ काम करते हैं, और जब एक सस्पेंशन बना लेते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पीछे भी मैंने आपको बताया कि ये 70 to 90% वाटर और बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रोटोप्लाज्म कम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक, स्पेसिफिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलकर क्या करते हैं? उन ऑर्गेनल्स को बनाते हैं।
यानी कि प्रोटोप्लाज्म्स को बनाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनल्स जो है वो मेंशन नहीं किए, लेकिन दरअसल ऑर्गेनल्स भी होते हैं ना, तो प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ऑर्गेनल्स के नाम आपके पास यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर सेल के बारे में बताया हुआ है। लेकिन पहले क्या बनेंगे, सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। जिस तरह एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इस तरह सेल के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म आपका बन जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म बनने के बाद आपका बन जाएगा सेल। और सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सेल हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो सेल से होती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब सेल्स आपस में मिलेंगे तो सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और वो जो ग्रुप होगा वो टिश्यू कहलाएगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ऑर्गन्स क्या हैं, आए आपके पास ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स होते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर जो है वो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपके पास मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि मिलने का मतलब है कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करेंगे, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जिस तरीके से हमारे पास रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है, ये तमाम के तमाम सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे तो फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब जब ऑर्गेनिज्म आपके पास बन जाएगा ना तो फिर वो हमारे पास कहलाएगा स्पीशी। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्पीशी। अब टैक्सोनॉमिक लेवल पर अगर हम स्टडी करेंगे ना तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी दरअसल ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं। तो वहाँ पर सबसे छोटा जो यूनिट होता है हमारे पास वो स्पीशी होता है। जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा जो यूनिट है वो सेल है, इस तरह क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो स्पीशी होता है। और एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक स्पीशी कहलाता है। जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके पास बन जाएगा तो वो एक स्पीशी कहलाएगा। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें हम क्या करते हैं, विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजी, सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो एक तरह के दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो एक ही तरह की स्पीशी होती है और उनके पास सिर्फ दिखने की सलाहियत ना हो बल्कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। इंटरब्रीड का मतलब होता है जो आपस में मिले और मिलने के बाद अपनी औलाद को, ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, अपनी औलाद को पैदा करें, ठीक है ना, फर्टाइल करें ऑफस्प्रिंग को। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना हमारे पास स्पीशी। अब मेल और फीमेल एक ही स्पीशी है क्योंकि मेल के पास और फीमेल के पास तकरीबन जो फिजिकल करैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, हमारी मार्फोलॉजिकली भी सेम है और स्ट्रक्चर भी हम लोगों का सेम ही है। तो हम लोग एक ही स्पीशी हैं और फिर मेल और फीमेल आपस में मिलकर क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं ऑफस्प्रिंग को, यानी कि अपनी औलाद को पैदा करते हैं। तो इस तरह ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है और कैट, मेल कैट हो या फीमेल कैट हो वो एक स्पीशी है। इस तरह डॉग एक स्पीशी है, हॉर्स एक स्पीशी है। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की क्या स्पीशीज़ मौजूद हैं। अभी तक साइंटिस्ट ने तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को नाम दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन डिस्कवर तो 1.7 हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उनको जो है वो क्लासिफाइड किया जा रहा है। तो जो हमारे पास जानदार हैं तकरीबन 1.5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनको क्लासिफाई कर दिया गया, उनको नाम, उनको पहचान दे दी गई है और उनकी क्लासिफिकेशन करके उनकी डिटेल हमें बता दी गई है। तो टैक्सोनॉमिक लेवल में जो आपके पास एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो स्पीशी कहलाएगा। आगे चलते हैं। स्पीशी की बात हमने की, अब आ जाते हैं पॉपुलेशन लेवल के ऊपर। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन सिंपल सा, जब आपके पास एक ही तरह की स्पीशी और रहती हो, यानी कि एक एरिया जहाँ पे एक ही तरह के स्पीशीज़ हों और जब उनको हम काउंट करें तो वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाती हैं।
जैसे a group of parrots living on tree is called parrot population। जिस तरह पैरोट दरख्तों पर रहते हैं और हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ पैरोट को ही काउंट करें, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। जिस तरह पाकिस्तान की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो तकरीबन 22 करोड़ है। अब जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जहाँ पे 22 करोड़ लोग मौजूद हैं, तो ये इंसानों की बात होती है, ना कि अदर थिंग्स की। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इस 22 करोड़ में इंसानों को काउंट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हैं। ठीक है। इस तरह अगर आप किसी गार्डन में मौजूद हैं और सिर्फ एक ख़ास ट्री की आप पॉपुलेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंगो है, और अगर वहाँ पे आप सिर्फ उस गार्डन में मैंगोज़ को काउंट करें, मैंगोज़ के ट्रीज़ को काउंट करें, ठीक है ना, मैंगो जो आम के दरख्त हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करें, तो वो कहलाएगी मैंगोज़ की पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो इस तरह जब आप एक ही एरिया में सिर्फ एक ही स्पीशी की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो उनकी मिकदार है, उसको आप काउंट करें, तो वो आपके पास कहलाएगी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद नंबर सेकंड पे आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या है, एक ही एरिया आपके पास मौजूद हो, ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हो, एक साथ रहती हो, डिफरेंट स्पीशीज़ यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एक गार्डन में आप मौजूद हैं कि जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स नज़र आते हैं जो कि दरख्त पर रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे बर्ड कम्युनिटी। अब वो बर्ड की कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें अब एक बर्ड नहीं है, अब उसमें आप पैरोट को भी शामिल करेंगे, उसमें आप पिजन को भी शामिल करेंगे, बर्ड को भी शामिल करेंगे, पिजन को भी शामिल करेंगे, और अगर डव बैठा हुआ है डव को भी शामिल करेंगे। तो जितनी भी तरह के बर्ड्स हैं, आप उन तमाम के तमाम बर्ड्स को जब कलेक्टिवली पढ़ेंगे, उस एरिया में शामिल करेंगे, तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए इकोलॉजी में क्या, इकोलॉजी में ये है कि आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जगह पे, एक एनवायरनमेंट में, ख़ास हैबिटेट में। एक होती है जो नॉन लिविंग होती है, और एक वो होती है जो लिविंग होती हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग, देखिए लिविंग तो आप जानते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह, ये सब के सब एनिमल्स हैं। अब नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, नॉन लिविंग में हमारे पास सनलाइट है, वाटर है, गैसेस हैं, ये टेम्परेचर है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर आती हैं। अब जब आप उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में आप मौजूद हैं, और वहाँ पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ तमाम की तमाम गैर जानदार चीज़ों को जमा कर लें, कलेक्टिवली पढ़ें, तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। अब इकोलॉजिकल सिस्टम में दरअसल बात ये हम पिछली ब्रांच में भी कर चुके हैं, मैंने पढ़ाया था आपको कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन है। ठीक है, ये सर्वाइव अगर हम लोग करना चाहते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे पास, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी इन्वायरमेंट में, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। फिर इसी तरीके से आपके पास फूड है, ठीक है, और मतलब आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सनलाइट है, लाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पास, वाटर है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी के सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जब ये मिल जाएंगी तो आप क्या बना लेंगे, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम बना लेंगे। सही है। तो यानी कि आप ऑक्सीजन को लेंगे, इनहेल करेंगे, और आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको प्लांट्स ले लेंगे, तो इस तरह आपका एक लेवल भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में हम स्टडी करते हैं किसकी, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि अर्थ में ज़मीन का वो तमाम इकोसिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स को हम जमा कर लें, कलेक्टिवली उनकी जो स्टडी होती है, वो बायोस्फीयर लेवल कहलाती है। दरअसल ये जो अर्थ है हमारे पास, इस अर्थ में एक सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर क्या है, इस सर्किल के अंदर लाइफ मौजूद है। तो ज़मीन का वो चक्कर, ठीक है, ज़मीन से ऊपर का, ज़मीन के नीचे का, वो पूरा चक्कर जहाँ पर लाइफ मौजूद है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसकी जो स्टडी है वो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल कहलाती है। चार्ट की मदद से जल्दी से हम समझ लेते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, एटम से हो रही है, और एटम जो है वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स मिलेंगे, आपस में कम्बिनेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेगा,
मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, और ये छोटे जो यूनिट्स होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो बनेगा सेल ऑर्गेनल्स यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद फिर आपके पास सेल बन जाएगा। तो एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो जब सेल्स आपस में मिलेंगे, द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो सेल टिश्यूज़ बनाते हैं। मैंने बताया भी आपको कि जो टिश्यूज़ बनेंगे वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे, यूनिसेलुलर में नहीं बनेंगे, क्योंकि वो एक ही सेल वाले होते हैं। फिर ये यूनिसेलुलर जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक ही सेल पर गुजार रहे होते हैं। तो मल्टी सेलुलर सेल्स के बाद जब टिश्यूज़ बन जाएंगे मल्टी सेलुलर में, तो फिर टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे और ऑर्गन बना लेंगे। ऑर्गन अब आए, लंग्स, जैसे यहाँ पे लंग की एक मिसाल दी हुई है, किडनीज़ है, लीवर है। फिर ऑर्गन सिस्टम, सही है, फिर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि एक स्पीशी बन जाएगी। ठीक है, फिर जब एक स्पीशी, जैसे यहाँ पर उन्होंने लाइन बताया हुआ है, और जब एक ही एरिया में हम रहने वाले बहुत सारे लाइन्स को काउंट करेंगे तो वो कहलाएगी पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे एक सिंगल लाइन था, और यहाँ पे लाइन के साथ जो उसके 2-3 छोटे से बच्चे भी दिखाए गए हैं, तो ये पॉपुलेशन हो गई है। फिर जब आप एक लाइन के साथ यानी कि एक जानदार के साथ दूसरे, जब आप जानदारों को यानी कि दूसरी स्पीशीज़ को आप शामिल करेंगे तो वो कहलाएगी कम्युनिटी। जिस तरह यहाँ पे एक लाइन दिखाए गए हैं और दूसरे ज़ेब्रास दिखाए गए हैं, तो ज़ेब्रा जो है वो एक अलग स्पीशी है और लाइन एक अलग स्पीशी है। तो ज़ेब्रास और लाइन्स यानी कि और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब आप एक एरिया में काउंट करेंगे तो कहलाएगी कम्युनिटी। और जब आप लिविंग चीज़ों के साथ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, डिफरेंट पॉपुलेशंस के साथ, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ जब आप नॉन लिविंग चीज़ को भी शामिल करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, और वो एरिया, ज़मीन का वो चक्कर और डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बना लेते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, यानी कि इस ज़मीन में, इस अर्थ में वो एक पूरा चक्कर सर्किल जहाँ पर लाइफ मौजूद है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर।